गायत्री मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाध्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का तत्वावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभी हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो पढ़ रहे थे अचैषित की सिद्धि कर रहे थे, उसमें से अचैषित तक पहुंचने के लिए हमने अचिसीत माने अचिसीत यहाँ तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पर जो है अचिसीत, इस स्थिति में स और थ माने इस स को मान करके शीत जो है, शीत, इसको मान करके जो है हम ची की अंग संज्ञा करते हैं। त को मान करके जो सिच और तिप माने स है, सी और त है, इनको मान करके अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिसा तदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है ची धातु से सिच प्रत्यय और ची धातु से जो तिप प्रत्यय है, लुंग जो प्रत्यय है, इसका विधान किया गया था। तो उसके परे रहते, सिच के परे रहते और तिप के परे रहते ची की अंग संज्ञा है। तो अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार है, और उस अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। निकाल लीजिए, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। ये 7-2-1 नंबर सूत्र है। 7-2-1 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु। जी, तो चलिए जी, गुरुकुल में निकाल लिए। हाँ।
तो सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु सिचि चकारांत पुंलिंग सिच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सिचि जो है चकारांत पुंलिंग सिच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। परस्मै पदेषु अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, सिचि चकारांत पुंलिंग सिच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। परस्मै पदेषु अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। पदच्छेद समझ में आ गया भाई जी? पदच्छेद समझ? बहुत ही सरल है, कोई विशेष नहीं है। अब जो है परस्मै पदेषु और सिचि इस दोनों में जो है पर सप्तमी है, इसलिए अर्थ हो गया परस्मै पदेषु परेषु सिचि परतः। क्या अर्थ हो गया जी? ये दोनों में पर सप्तमी है तो अर्थ हो गया परस्मै पदेषु परेषु सिचि परतः, ऐसा अर्थ हो गया। परस्मै पदेषु परेषु सिचि परतः पर सप्तमी है। परस्मै पदेषु परेषु सिचि परतः, पर सप्तमी होने के कारण परेषु हो गया और वहां पर भी परतः हो गया। परस्मै पदेषु परेषु सिचि परतः, ये अर्थ हुआ। समझ में आया जी? और ये जो है अंगस्य के अधिकार में है, अनुवृत्ति है तो अंगस्य का अधिकार है। तो परस्मै पदेषु सिचि परतः अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति। अंगस्य में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। अंगस्य में अंग है, अंगस्य में जो अंग है वह संबंधी है और वृद्धि संबंधी है। उस अंग का वृद्धि के साथ जो संबंध है वह स्थान निरूपित संबंध है, इसलिए अर्थ हो गया अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति। कि परस्मै पद परेषु सिचि परतः अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति। क्या अर्थ हुआ जी? वृद्धि भवति, इतना समझ में आ गया? परस्मै पदेषु सिचि परतः अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति। समझे जी? तो अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति, तो अंग को वृद्धि हो, अंग के स्थान में वृद्धि आदेश हो। तो अब अंग में किसको हो तो यहाँ पर निश्चित नहीं है। अंग में किसको वृद्धि हो सो निश्चित नहीं है, यहाँ पर निर्णित नहीं है।
अच्छा ये शीत जो है तो शीत जो है तो शीत को मान करके अची इसकी अंग संज्ञा हुई है और तो अटागम है, ची का ही भाग है, अवयव है, तो किसको हो ये पता नहीं है। अंग तो अंग में तो ये अची हुआ तो चकार उत्तरवर्ती इकार भी है और अ भी है, क्योंकि आगम जो है यद आगमस तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यते, एक परिभाषा है। यद आगमस तद्गुणी भूता लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माने यदागमस भूता यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यते, ये परिभाषा है। यदागमस माने यस्य आगमः इति यदागमः, तो यदागमस हाँ यस्य आगमः यदागमः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो यदागमः यदागमस तद्गुणी भूता, यदागमस तद्गुणी कूढ़ स्व है अणि दीर्घ है, यदागमस तद्गुणी भूता, यदागमस या यदागमः कहिए यदागमस तो होने के कारण स हो गया है। तो यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यते, यदागमस तद्गुणी भूता, गुणी मेरे मुख में जो है ह्रस्व को दीर्घ उच्चारण हो जा रहा है, वो गलत हो रहा है, उस पर ध्यान देंगे। यदागमस तद्गुणी भूता ऐसा है, यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यते, लिख लिए ग्रहणेन गृह्यते। यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन, भूतास संधि करेंगे तो भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यते, तद्ग्रहणेन गृह्यते, लिख लिए सभी। यदागमस तद्गुणी भूता या भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यते, सभी लिख लिए। क्या लिखे? वेरी नाइस। यदागमः तद्गुणी भूताः तद्ग्रहणेन गृह्यते। तो यदागमः जिस यस्य आगमः जिसको आगम होता है, तद्गुणी भूताः वह उसका, तद्गुणी माने जो पहले गुण नहीं था उसका, जो उसका गुण नहीं था उस गुण वाला हो जाता है। अगुणः गुणः भवति इति गुणी भूतः हो गया कि जिसको आगम कहा है वो तद्गुणी भूता उसके गुण वाला हो जाता है वह, और तद्ग्रहणेन गृह्यते, और उसी के ग्रहण से, तद्ग्रहणेन उसके ग्रहण से, तद्ग्रहणेन गृह्यते उसके ग्रहण से ही गृहीत होता है। अर्थात जिसको आगम कहा है, तो यहाँ पर जैसे अची शीत, अची शीत जो है, तो ये अट जो आगम है, लुंग लंग रिंग छड़ुदात्तः जो है, तो वह अंग को जो है अटागम कहा है, लुंग के परे रहते यहाँ पर, तो लुंग लंग रिंग छु, लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग को अडागम होता है। तो जिसको कहा आगम होता तो अंग को हुआ है, तो तद्गुणी भूता उसके गुण वाले ही हो जाएंगे, अर्थात ची के जो जो गुण हैं, जो गुण है वो सब गुण उसमें आ जाएंगे, तद्गुणी भूत हो जाएंगे और उसी के ग्रहण से गृहीत होंगे। अर्थात वह ची जो अंग है उसी के ग्रहण से
उसको जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं, जानते हैं, उसी रूप में जानेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि उसके ही अवयव हो जाएंगे। ची अंग है वो तो अची अंग रूप में जाने जाएंगे, तो उसके सभी गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं यदागमस तदगुणी भूता तदग्रहणेन गृह्यते। जिसके स्थान पर आगम होता है, जिसको आगम होता है, वह तदगुणी भूत हो जाता है और तदग्रहणेन गृह्यते, उसको ग्रहण माने ज्ञाने न, उसके जो ज्ञान है, उसका जो ग्रहण है, उसके ग्रहण से ही, उसके ज्ञान से ही हम उसको जानते हैं। गृह्यते जाने जाते हैं, उसको जिस रूप में जानते हैं उसी रूप में जानते हैं। इसलिए जैसे ची को अंग मानते हैं तो औची वो पूरे अंग हो गया। वो उसको अलग से हम उसको ये नहीं करेंगे कि उसमें कोई अलग ही चीज है, वो उसी गुण से गुणीभूत हो गया। तो इसके आधार पर जो है अची जो है अंग है। अब अची जो अंग है तो परस्मै पद परेषु सिचि परतः अंगस्य वृद्धि भवति। परस्मै पद परक सिच परे रहते, तो शीत जो है तो परस्मै पद है, क्योंकि लुंग जो प्रत्यय है लह परस्मै पदम तंगना वात्ने पदम, तो परस्मै पद है ये। तो परस्मै पद परक यहाँ पर सिच परे है। स्थिति जो है अची स ईत या अची शीत मिला देंगे तो शीत जो है परस्मै पद परक सिच है, माने सिच से आगे परस्मै पद है तो परस्मै पद परे है जिसके, तो सिच के परे परस्मै पद है, तो परस्मै पद परक सिच परे रहते यहाँ जो है अंग जो है, इस अंग को वृद्धि हो रहा है। तो अंग तो अची हो गया, तो इस अची जो अंग है इसमें वृद्धि किसको है ये पता नहीं चल रहा है। ई को हो कि अ को हो ये पता नहीं है, निर्णय नहीं है। तो इसलिए इसको निर्णय करने के लिए इको गुण वृद्धि परिभाषा की उपस्थिति होती है। उस परिभाषा की अब अपेक्षा यहाँ पर की जाती है, क्योंकि परिभाषा उसे ही कहते हैं कि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती। जहाँ पर नियम नहीं होता है तो जो नियम कर दे, तो इको गुण वृद्धि ये नियम करेगा अची में कि किसको वृद्धि हो, इसलिए इको गुण वृद्धि यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? परस्मैपदी जो बोले है तो अच्छी है परस्मैपदी की कित है परस्मैपदी? पहले ये बताइए आप, परस्मै पद संज्ञा किसकी है? परस्मै पदी तो यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, परस्मै पद कहा जा रहा है। परस्मै पदी तो होगा कि परस्मै पद वाला, वो तो रूप हो गया, शब्द रूप इत्यादि हो गया। अथैषित परस्मै पदी है, या परस्मै पदी जो धातु जो इत्यादि जो कहते हैं। यहाँ पर ये बताइए परस्मै पद संज्ञा किसकी है, धातु की है कि प्रत्यय की है? आपने पीछे क्या पढ़ा है? तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? परस्मै, हाँ जी, हो गया क्या कहते हैं परस्मै पदी? परस्मै पद, परस्मै पदी कहा? परस्मै पद से युक्त है धातु, वो परस्मै पदी धातु हो गया। आत्मने पद से जो युक्त धातु होता है वो आत्मने पदी धातु हो जाता है। और परस्मै पद आत्मने पद जो उभय पदी है, जिसको कहते हैं स्वरित इत्यादि, स्वरित इत्यादि है, उससे जो युक्त होता है धातु वो उभय पदी हो गया धातु। तो परस्मै पद आत्मने पद
उभय पद, ये सब जो है, तो ये परस्मय पद, आत्मनेय पद, ये किसकी संज्ञा है? ये तो प्रत्यय की संज्ञा है, धातु की थोड़े संज्ञा है। तो इसलिए परस्मय पद यहाँ पर अची त ई त हलंत जो है, तो उसमें परस्मय पद क्या है बताइए? हाँ जी, है परस्मय पद। हाँ, तो अब ये बताइए, तो इस स्थिति में परस्मय पद परक सिच है कि नहीं? माने परस्मय पद परक सिच है कि नहीं? शीत त ईत जो है, त ईत, तो ये सिच जो है उसके बाद में परस्मय पद है कि नहीं? बाद में स के बाद में सिच जो प्रत्यय है, ये स्थिति आप देखिए ना, अ ची स ई त, तो ये त जो परस्मय पद है और उसी का भाग है ई, तो ईत हो गया ना जी। और अभी हमने बताया कि यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहण गृह्यते, तो ये ईत जो है, ये ईत जो है परस्मय पद है कि नहीं? तो परस्मय पद परक सिच स ईत है कि नहीं? परक समझते हैं कि परस्मय पद पर में है जिसके, बाद में है जिसके, ये ईत किसके बाद में है? सिच के बाद में है ना जी। ये ईत किसके बाद में है? के बाद में है। तो स सिच है ना जी। तो ये ईत सिच के बाद में है, तो इसलिए सिच परस्मय पद परक सिच हुआ कि नहीं? परस्मय पद प्रत्ययेषु सिचि परतः, माने परस्मय पद परेषु सिचि परतः, माने परस्मय पद पर में है जिसके, ऐसे सिच के परे रहते हैं, ऐसा अर्थ हुआ कि परस्मय पद परेषु सिचि परतः। नहीं समझ में आया? हाँ, तो परस्मय पद परेषु सिचि परतः, परस्मय पद प्रत्यय पर में है जिसके, ऐसा सिच के परे रहते अंग को वृद्धि हो। तो अब अंग को, जी तो एक बार और बता दीजिए, अची जो है ना, अची अंग है कि नहीं? अची तो अंग है, लेकिन इसमें आप पहले तो ची केवल था ना। पहले ची था ना, परंतु अब तो अची हो गया। एक बार और बता दीजिए। मतलब ये है कि देखिए ना, अची अंग है कि नहीं, ये बताइए आप पहले। ची जो है, ची की अंग संज्ञा है और ची को ही अटागम हुआ है ना जी। तो जिसको आगम हुआ है वह उसी का ही अवयव हो गया ना, कि नहीं हुआ? उसका आद्यवयव हो गया ना, आद्यंतो टक, तो उसे तो जब परिभाषा से ऐसा हुआ ना। हाँ, यदागम जी, जिसको यदि आगम, उस परिभाषा तो इसी के आधार पर ही बना। यदि आगम मतलब यदि उसका अवयव नहीं बनेगा तो या तो आदेश करेगा या आगम करेगा। तो यहाँ पर आदेश करेगा तो ची को हटा देगा, पर तो ऐसी बात तो है नहीं। यहाँ आगम है, वो उसके पास आया है, तो उस ची के जो पास आया तो वह उसका आदि में बैठा, तो उसका ही वह परिवार बन गया, उसका ही वह अवयव बन गया, पार्ट बन गया, अंग बन गया।
तो अब वो जो पार्ट बना उसको कैसे किस रूप में जाने, तो उसके लिए परिभाषा हमने बताया कि यदागमस तदगुणी भूता तदग्रहण गृह्यते। जिसको आगम कहा है उसके गुणीभूत, यदागम जिसके स्थान पर आगम कहा, जिसको आगम कहा, तदगुणी भूता वह उसके गुण वाले हो जाते हैं और उसी के ग्रहण से गृहीत होते हैं। अलग से कोई ये नहीं होगा। तो जब ची अंग है तो अची अंग हो गया ना जी। तो अची जो अंग है, अब अची अंग को कहा है कि वृद्धि हो, सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु, परस्मई पद परक सिच परे रहते अची अंग को वृद्धि हो। तो अब अची अंग को किसको वृद्धि हो, निश्चय है क्या? अ का हो कि ची माने ई का हो, अची में किसके स्थान पर वृद्धि हो, या शायद चौ को ही वृद्धि हो जाए, क्योंकि अची में 3 अवयव हैं। अ एक है, चौ दूसरा है, ई तीसरा है। तो स्वर को वृद्धि हो कि व्यंजन को वृद्धि हो, या क्या बोलते हैं कि वो स्वर में भी आद्यवयव जो है उसका अची में जो अ है उसको हो या ई को हो, किसको हो पता नहीं चल रहा है। नहीं समझे? आप लोग समझे जी? अनंत जी आप समझे? जी समझ गया सर जी। ची की अंग संज्ञा है तो उसके अटागम से आ आया है तो अची की भी अंग संज्ञा हो गई। अब उसमें वृद्धि हो तो कहाँ पे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अची में किसको हो अंग, किसके स्थान पर? 3 अवयव है, 3 में से किसी को भी हो सकता है। और 3 में से किसी को भी, चाहे अ को हो, च को हो, ई को हो, किसको हो, माने ये निर्णित नहीं है कि किसको हो। को कैसा होता है, चकार को कैसा होता है? चकार को वृद्धि हो ही नहीं सकता ना आचार्य जी। नहीं हो सकता। नहीं, ये जो है नहीं हो सकता, ये पता कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है। ये नहीं होता है, ये आपको पता कैसे है? वहां तो सीधे कहा कि वृद्धि हो, तो ऐसा भी हो तो वृद्धि तो आदेश हो रहा है ना जी। तो ऐसा हो सकता है चौ के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाए। ऐसा हो जाए कि चौ के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाए। अब बोलेंगे चौ के स्थान पर वृद्धि आदेश कैसे हो जाएगा? भाई स्थानांतर तम से ये होना चाहिए। तो चौ का स्थान तालु है, तो आ यऊ में ऐ का कंठ तालु है, तो शायद कंठ तालु तो कंठ तो नहीं मिल रहा है, परंतु तालु तो मिल ही रहा है, इसलिए शायद चौ के स्थान पर ऐ हो जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये अ को ही हम क्यों करें? अ नहीं भी हो तब भी वही शंका होगी ना ची होने पर भी, कि भाई ची में किसके स्थान पर वृद्धि आदेश हो, च के स्थान पर हो कि ई के स्थान पर हो, ये निर्णित नहीं है। बोलेंगे कि मतलब च को हल व्यंजन को होगा ही नहीं, तो इसमें क्या प्रमाण है कि व्यंजन को नहीं होगा? यहाँ तो ये नहीं कहा है। आप पूरे अष्टाध्याय में दिखा दीजिए कि ये कहा कि व्यंजन को होगा ही नहीं वृद्धि या इत्यादि, ऐसा तो कोई इस तरीके का नहीं है ना जी। वो तो सीधे वहां पर वृद्धि आदेश में कहा कि आ योग का नाम वृद्धि है, तदभावित हो और तदभावित हो। अब ये जो है विधि जो सूत्र है, तो ये करा कि सीधे अंग के स्थान में वृद्धि हो, तो अंग तो ची है, अ को हटा भी दीजिए तब भी कि ची जो है अपने आप में जो है अंग है, और अंग के स्थान पर वृद्धि हो तो वृद्धि जो आदेश होगा तो हमारे सामने 2 है, च है और ई है। तो ई के स्थान पर हम वृद्धि करें कि च के स्थान पर वृद्धि करें, क्योंकि स्थानांतर तमस से तो दोनों स्थान पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? च का स्थान भी तालु है, ई का स्थान भी तालु है। तो ई के स्थान पर तालु करेंगे तो वहां पर भी जो ई के स्थान पर जो आदेश करेंगे वृद्धि, तो ई को भी ऐ होगा, क्योंकि ए दी तो कंठ तालव्य, तब भी तो
कंठ तो मिल नहीं रहा है, वह तालु ही मिल रहा है, इसलिए ई के स्थान पर तालव्य वर्ण जो है आई है, कंठ तालव्य हो जाएगा। और इधर में जो है स्थान है तो उसमें च का स्थानीय तालव्य, चवर का भी स्थान तालु है और ऐ का स्थान भी कंठ तालव्य है, तो मिल रहा है कि नहीं? च जो है ऐ के नजदीक में है कि नहीं है आचार्य जी? इसलिए च को भी हो जाएगा। ये कहाँ है, कैसे आपने समझ लिया कि व्यंजन को वृद्धि होगा ही नहीं? समझ गए? जी। हाँ, यदि आपको कोई हेतु हो तो बताइए कि इस कारण से यहाँ लिखा है तो भाई च को नहीं हो, तो नहीं है? नहीं आचार्य जी, ऐसा कोई हेतु तो पता नहीं। हाँ, तो ऐसा है नहीं। तो अब ये निर्णय निर्णित नहीं है, निर्णय नहीं यहाँ पर कि किसके स्थान पर हो, तो वहां पर फिर इको गुण वृद्धि परिभाषा उपस्थिति होती है, इसकी उपस्थिति होती है। इको गुण परिभाषा उपस्थिति मन उपस्थित होती है, हम उसको यहाँ पर उपस्थित करते हैं। समझ गए जी? जी भाई जी समझ में आया? हाँ समझ गए। हाँ, इको गुण, क्योंकि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती। अब यहाँ पर देखिए ना कि नियम नहीं है, निश्चित नहीं है कि कहाँ हो, तो वहां पर नियम अब करेगा। ये नियम कारिणी जो होती है, अनियमे नियम कारिणी जो होती है, अनियम में जो नियम करने वाली होती है, उसी का नाम तो परिभाषा है। तो इको गुण वृद्धि, चलिए इको गुण वृद्धि पढ़िए, इको गुण वृद्धि निकालिए जी। इको गुण वृद्धि परिभाषा निकालिए। एक एक सूत्र है, एक एक 3 नंबर सूत्र है। निकाल लिए जी? सभी निकाल लिए जी? तो इको गुण वृद्धि पदच्छेद विभक्ति करते हैं। इकः ककारांत पुंलिंग इक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुण वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। समझ में आया जी? इकः ककारांत पुंलिंग इक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुण वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। समझ में आया? जी। अच्छा भाई जी आप समझ गए? पदच्छेद और विभक्ति समझ गए? तो गुण वृद्धि देखिए ना, अष्टाध्यायी में एक साथ लिखा हुआ है कि नहीं? गुण वृद्धि एक साथ लिखा हुआ है कि नहीं? इसे तो द्विवचन किया, समास है, समस्त पद है। भाई जी समझ गए? इसको समझने में इतना समय मत लगाइए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछिए। भाई जी हाँ समझ गए। हाँ तो बोल दीजिए ना, फिर आगे चलेंगे। अब जो है गुण वृद्धि, यहाँ पर समास है गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। समझ गया?
जी। हाँ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धि राधित से वृद्धि की और अदेंग गुण से गुण की। समझ गया जी? जी। क्या बताया? हाँ, अदेंग गुण से गुण की और वृद्धि राधि से वृद्धि की। तो सूत्र बन गया वृद्धि ही गुण एक गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि, ये हो गया। तो ऊपर से जो गुण और वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धि और गुण की जो अनुवृत्ति आ रही है, तो उसको जो है हम तृतीया विभक्ति के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। गुण वृद्धि की जो अनुवृत्ति आ रही है उसका हो जाएगा गुण वृद्धि भ्याम, ऐसा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऊपर से जो गुण और वृद्धि की आ रही है प्रथमा विभक्ति की, उसको तृतीया रूप में परिणित कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? गुण वृद्धि भ्याम हो जाएगा ना, गुण वृद्धि भ्याम या गुण वृद्धि शब्दाभ्याम। जी। समझ गया? माने इसमें ये है, एक जो है ऊपर से वृद्धि और गुण की जो अनुवृत्ति आ रही है वह जो है संज्ञा परक है। माने वृद्धि शब्द से वृद्धि संज्ञा भी लिया जाएगा, संजी भी लिया जाएगा। जब वृद्धि शब्द से संजी लिया जाएगा तब तो आयु अर्थ हुआ वृद्धि का मतलब, और जब संज्ञा लिया जाएगा तो वृद्धि नाम लिया जाएगा। ऐसे गुण शब्द से जब संज्ञा लिया जाएगा तो गुण शब्द लिया जाएगा, और जब संजी लिया जाएगा तो अ ए ओ इस अर्थ को बतलाएगा। तो ऊपर से जो वृद्धि और गुण की अनुवृत्ति आ रही है, गुण और वृद्धि की जो अनुवृत्ति आ रही है, वो गुण वृद्धि संज्ञा परक है, और इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि है ये संजी परक है। गुण का मतलब जो अ ए ओ और वृद्धि का जो मतलब जो आ यौ, तो इको गुण वृद्धि में जो गुण वृद्धि है वो तो संजी परक है, अर्थ परक है, और ऊपर जो वृद्धि और जो गुण है, गुण और जो वृद्धि है वह संज्ञा परक है। समझ गए जी? शब्द परक है। समझ में आया? जी। आगे वहां पर भी तो वृद्धि आदेश में वृद्धि तो संज्ञा ही है ना जी। आदेश संजी है, अधिंग गुण में गुण संज्ञा है और अधिंग संजी है, तो उसकी अनुवृत्ति ला रहे हैं तो वो संज्ञा परक है। इसलिए गुण वृद्धि शब्दाभ्याम ये अर्थ हो गया। गुण वृद्धि भ्याम माने गुण वृद्धि शब्दाभ्याम। गुण वृद्धि संज्ञाभ्याम, शब्दाभ्याम कहिए, संज्ञाभ्याम कहिए, कुछ भी कहिए। तो ऊपर से जो गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है वहां पर गुण वृद्धि शब्दाभ्याम या गुण वृद्धि संज्ञाभ्याम, तो वृद्धि पहले गुण प्रथमा है, वृद्धि प्रथमा है, तो ऐसे प्रथमा होने से हो जाता है भवति या स्यात्। तो गुणः स्यात् वृद्धि स्यात्, उसका दो तरीके से, एक तो प्रथमा परक भी अर्थ कीजिए,
आप गुण और वृद्धि के ऊपर से जो अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो गुणः स्यात् वृद्धि स्यात्। एक तो इस रूप में कहेंगे गुण हो वृद्धि हो, गुणः स्यात् वृद्धि स्यात्। तो गुण हो वृद्धि हो, जहां पर भी विधि प्रदेश में सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु में कहा कि परस्मै पद परेशु सिचि परतः अंग से वृद्धि स्यात्, अंग को वृद्धि हो, जब ऐसा कहा तो उसको ध्यान में रख करके कह रहा है कि वहां पर कहा वृद्धि स्यात्, वृद्धि हो, अंग से वृद्धि स्यात्, ऐसा कहा कि परस्मै पदेशु सिचि परतः अंग से वृद्धि स्यात्, अंग के स्थान में वृद्धि हो। ऐसे ही सार धातु कार धातु कयोः जब आप पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर कह रहा है कि सार धातुक आर धातु के परे रहते अंग को गुण हो, गुणः स्यात्, अंग से गुणः स्यात्। तो जहां पर कहे कि वृद्धि स्यात् गुणः स्यात्, इस प्रकार गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा, गुण और वृद्धि शब्द का उच्चारण करके, गुण और वृद्धि शब्द का नाम लेकर जब कहे कि वृद्धि स्यात् गुणः स्यात्, जैसे सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु में वृद्धि नाम लेकर के कहा है कि वृद्धि हो। वृद्धि शब्द जो है, उस वृद्धि शब्द के द्वारा, वृद्धि शब्द नाम लेकर के, वृद्धि शब्द संज्ञा जो है, वृद्धि संज्ञा है, वो वृद्धि नाम लेकर के यहाँ पर कहा है सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु में कि वृद्धि हो। ऐसे सार धातु कार धातु कयो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गुणः स्यात्, तो गुण नाम लेकर के कहा है कि गुण हो। तो जहां पर नाम लेकर के कहे कि गुण हो वृद्धि हो, इस प्रकार गुण और वृद्धि शब्द के द्वारा जहां पर गुण और वृद्धि का विधान किया जाएगा, वहां पर गुण और वृद्धि जो होगा इक के स्थान में होगा। इकः स्थाने गुण वृद्धि भवतः, वह इक के स्थान में गुण वृद्धि होगा, ये कह रहा है। ऊपर से वृद्धि और गुण की अनुवृत्ति आ रही है, तो गुणः स्यात् वृद्धि स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते, माने गुणः स्यात् वृद्धि स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति सच्छन्तम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। क्योंकि यहाँ पर ये फलितार्थ कथन हुआ, शब्दार्थ तो हुआ कि गुणः स्यात् वृद्धि स्यात् यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवतः, ये अर्थ हुआ। भाई जहां पर गुण हो वृद्धि हो, ऐसा गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा, वहां पर जो गुण वृद्धि होगा वह इक के स्थान में होगा। अर्थात कहने का अभिप्राय कि इकः वहां पर पहुंच जाएगा, यह अर्थ हुआ। इसी बात को सिद्धांत कौमुदी कह रहा है कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, क्या सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है जी? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति पदम द्रष्टव्यम, ऐसा शायद लिखा है, लग रहा कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति पदम द्रष्टव्यम। शायद अभी मैं भूल रहा हूं उनका शब्द, परंतु ऐसे ही है कि गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा वहां पर इकः, ये जो षष्ठ्यंत पद है, जानना चाहिए।
षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। तो इको गुण वृद्धि, इका षष्ठ इसलिए इक के स्थान में गुण वृद्धि हो तो क्या वृद्धि स्यात् गुण स्यात्, यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, माने गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यंत पदम उपस्थितव्यम मनुपस्थितम द्रष्टव्यम, वहां पर इका ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा। ये इसका फलितार्थ कथन हुआ। शब्दार्थ हुआ कि गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि का जहां विधान किया जाएगा तो वह गुण वृद्धि इक के स्थान में होगा। समझ गया जी? जी भाई जी समझ में आया? गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। उपतिष्ठते, बस ये ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक ही कहा। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, ऐसा उन्होंने कहा। एकदम ठीक लिखा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ठीक है कि गुण। आचार्य जी, हाँ जी, तो मृजेर वृद्धि वाला जो उसमें भी वृद्धि पड़ा है तो वहां पे भी इका स्थान ही होगा क्या? क्योंकि वृद्धि प्रकरण में अचो ईणिति अत उपधाया तद्धिते श्वचामादे और कीतिचा, इसमें कहीं पे भी सूत्र में वृद्धि नहीं पड़ा है, परंतु तो ऊपर आ के स्थान पे भी, और वहां पर तो सीधे मृज अंग को वृद्धि हो कह तो दिया। तो उसमें भी वृद्धि करके पड़ा है। हाँ, वहां तो पर जो है ना अंग के जो है मृज अंग के इक को वृद्धि हो, वहां तो ठीक है इको गुण वृद्धि। यहाँ पर परंतु अतः उद्धाय इत्यादि में तो सीधे पढ़ ही दिया कि किसके स्थान पर वृद्धि हो, वहां तो पढ़ दिया हुआ है, वहां तो निर्णित है, यहाँ अनिर्णित था। तो मृजेर अंग, अच्छा। मृज अंग को वृद्धि हो, तो मृज अंग को किसको वृद्धि हो सो निर्णय नहीं है, तो वहां पर ये हो जाएगा मृज को जो री है उसको वृद्धि हो जाएगा, मार्स्ट इत्यादि बन जाएगा। ठीक है। वह तो जहां निर्णित नहीं है वहां, माने जहां निश्चित नहीं है वहां पर इको गुण वृद्धि परिभाषा उपस्थित होगी, परंतु जहां पर अतः उपधाय में तो निश्चित है जी। ये जो अचोई नीति जो है वो वृद्धि करता है, तो वो अजंत अंक हो तो निर्णित है, ठीक है, समझ गया सर। तो मृजेर वृद्धि शायद इससे ऊपर है ना अचोई नीति से। जी, अचोई नीति के ऊपर ही है। हाँ, तो मृजेर वहां पर इको गुण वृद्धि परिभाषा लग जाएगी। ठीक है, वहां पर मृज अंग को वृद्धि हो तो किसको हो वहां निर्णय नहीं है, निर्णित नहीं हुआ, निश्चित नहीं, इसलिए वहां पर कर देंगे, परंतु अचोई नीति में नहीं लगेगी, कितिचा इत्यादि में नहीं लगेगी। समझ गए? जी समझ गया। हाँ, तो गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण हो वृद्धि हो, ऐसा इस प्रकार गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा वहां पर इकह ये पद षष्ठ्यंत पद उपतिष्ठते उपस्थित हो जाता है। माने इसका मतलब है कि इकह स्थाने गुण वृद्धि भवतः, ऐसा समझना चाहिए। माने इक के स्थान में गुण वृद्धि होता है। समझ गए भाई जी? हाँ, अर्थ इको गुण वृद्धि का लिख लिए। ये बार बार समझना पड़ेगा, इसको मस्तिष्क में बिठा करके, नहीं होगा तो रट ही लीजिएगा, समझ करके, बिना समझे नहीं रटिएगा। गुणास्यात् वृद्धिस्यात् गुण वृद्धि संज्ञाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका स्थाने वृद्धि भवति। इति गुणस्यात् वृद्धिस्यात् इति इस प्रकार गुणस्यात् वृद्धिस्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम संज्ञा, वही संज्ञा नाम हो गया, माने गुण वृद्धि नाम लेकर के, ऐसा कहने का बराबर। गुण वृद्धि नाम से, संज्ञा माने नाम हुआ ना जी,
गुण वृद्धि शब्द के द्वारा गुण वृद्धि नाम से जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो, माने गुण वृद्धि नाम लेकर, इसलिए वो शब्द ही लिख लीजिए। अथाशासनम का तो सब जगह पूरे अष्टाध्याय में अधिकार है ही, इसलिए गुण वृद्धि शब्दाभ्याम लिख लीजिए, संज्ञा को हटा दीजिए। है यह संज्ञा परक ही है, एक संज्ञा परक है, एक संजी परक है। इक स्थाने गुण वृद्धि भवता, तो गुण वृद्धि वो तो संजी परक है, और वृद्धि राधेच में वृद्धि और गुण जो है वो संज्ञा परक है। तो वो संज्ञा को मैंने गुण वृद्धि नाम से, संज्ञा माने नाम, नामाभ्याम, गुण वृद्धि नाम से, गुण वृद्धि नाम लेकर गुण वृद्धि शब्द से, तो गुण वृद्धि शब्द कहेंगे तो गुण वृद्धि शब्द तो वह संज्ञा ही हो गया ना जी, संज्ञा परक ही हुआ ना जी। नाम तो शब्द ही होता है ना जी, नाम ही उसका अर्थ होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि संजी परक है, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम माने वह संज्ञा परक है। तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते, गुण वृद्धि नाम लेकर के गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा वहां पर जो है इक ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है, अर्थात इक स्थाने गुण वृद्धि भवतः, ऐसा समझना चाहिए इत्यर्थ। तो वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इक स्थाने गुण वृद्धि भवतः, गुण वृद्धि स्त्रीलिंग है ना जी, तत्र माने तत्र इक स्थाने गुण वृद्धि भवतः, अर्थात तत्र इक इति षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठते। इसका मतलब ये हुआ, या तत्र इक इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। ये होगा कि ई ऊ री ली के स्थान पर वृद्धि होगा। हाँ जी, ई ऊ री ली के स्थान पर होगा, इसलिए मृजय वृद्धि में वहां री के स्थान पर हो जाएगा। एक माने ई ऊ री ली। हाँ जी, इसमें जो है ना आज की स्थिति में माने ई ऊ री ली में तो ई है, ऊ री ली नहीं है, इसीलिए ई के स्थान पर होगा। तो हाँ, तो माने इक तो प्रत्येक वर्ण का नाम इक है ना जी, ई का नाम भी इक है, ऊ का नाम भी इक है, री का नाम भी इक है, री का नाम भी इक है। तो इक को कहा है, तो अची जो अंग है परस्मै पद परक सिच स ईत परे है, माने शीत जो है परस्मै पद परक सिच जो है ये परे है। तो अंग हो तो अंग जो अची जो अंग है उसके जो इक है, इक माने जो ई है उसके स्थान पर वृद्धि होगा। समझ में आया जी? तो यहाँ पर इक माने ये इक पद उपस्थित हो गया, वहां तो उपस्थित होगा ये, क्योंकि परिभाषा जो ये तो परिभाषा है, तो वो इक पद वहां पर उपस्थित हो जाएगा। तो वहां पर अब हो गया अंग माने इक अंगस्य, क्या अर्थ हो गया जी? पहले अर्थ था कि परस्मै पद परेषु सिचि परतः अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति, वृद्धि स्यात्। अब जो है हो गया इकः अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति, परस्मै पद परेषु सिचि परतः इकः अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति। क्या हो गया जी? क्या बन गया अब? परस्मै पद परेषु सिचि परतः इकः अंगस, इकः पद वहां पर उपस्थित हो गया इस सूत्र में। तो अब इकः जो है, अब परस्मै पद परेषु सिचि परतः इकः अंगस्य स्थान, तो इकः माने सिचि वृद्धि परस्मै पद येषु में अंगस्य और इकः ये दोनों अंगस्य की तो अनुवृत्ति आ रही है, और परिभाषा जो है इको गुण वृद्धि परिभाषा के कारण यहाँ पर इकः पद उपस्थित हो गया। तो अंगस्य इकः सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, ये पूरा बन गया ना अब सूत्र। तो यहाँ पर जो है इकः विशेषण है, इकः क्या है जी? विशेषण है, और अंगस्य विशेष है। तो जहाँ पर विशेष विशेषण होता है वहां पर क्या होता है? तदंत विधि होती है कि नहीं? ये विधि तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्, तदंतस्य ग्रहणम भवति। तो विशेषण जो है तदंत की संज्ञा करता है, तदंत का ग्राहक होता है। तो यहाँ पर जो है इक जो विशेषण है वह तदंत
विधि करेगा, इसलिए इक का मतलब हुआ इगंतस्य। इक माने इगंतस्य। क्या अर्थ हो गया जी? इक जो विशेषण है अंगस्य का, ये समझ में आ गया? हाँ जी। और जहाँ विशेषण है वहाँ तदंत विधि हो जाती है, सो समझ में आ गया? येन विधि सदंत से पहले कितना बार पढ़ा दिया हुआ हूँ कि जिस विशेषण के द्वारा विधान किया जाता है, यहाँ पर इक विशेषण के द्वारा यहाँ पर वृद्धि का विधान किया गया, इक के स्थान में वृद्धि का विधान किया गया, तो वह विशेषण तदंत का माने इक अंतावयव है जिसके इस पूरे समुदाय का ग्रहण करेगा। इक माने इगंत, तो इक का मतलब हुआ इगंतस्य। इक जो षष्ठी है उसका मतलब हुआ इगंतस्य अंगस्य विशेषण के कारण। तो इगंतस्य अंगस्य, समझ में आया? इगंतस्य अंगस्य, इगंतस्य अंगस्य। अंत कैसे आ गया सो समझ में आ गया भाई जी? हाँ, इसको एक बार मस्तिष्क से अच्छे से विचार लेंगे आप सभी लोग, सभी विद्यार्थी, स्काइप वाले भी, ये सब तो ये बार बार येन विसंत से आने वाला है। ये सब ये संज्ञा सूत्र है येन विसंत से, ये परिभाषा संज्ञा मिलकर के ही विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करता है। तो इसलिए तदंत विधि हो गई, इसलिए इगंतस्य अंगस्य। तो अब अर्थ हो गया कि परस्मै पद परेषु सिचि परतः इगंतस्य अंगस्य स्थाने वृद्धि भवति। तो इगंत अंग तो अचि है। इगंत अंग क्या है जी? अचि इगंत अंग है ना जी। इक अंतावयव है जिसके, तो इक जो है, ई जो है अंतावयव किसके है? अचि के अंतावयव है। तो उस पूरे के साथ वृद्धि अभी भी निर्णय नहीं हो पाया। पहले तो कहा इक के स्थान में, परंतु तदंत विधि हो गई नियमानुसार, तो अभी भी निर्णय, अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है अभी। अब अची में, अब ये तो पहले था किसके स्थान पर हो, तो ये कहा इक के स्थान पर, परंतु इक वहां पर पहुंचा तो तदंत विधि हो गई, तो इगंत हो गया। तो पूरे अची पूरे समुदाय को होने लग गया। वो अब किसको? पूरे समुदाय को। अब परंतु ठीक नहीं है, ये निर्णित नहीं है, पर निश्चय नहीं है यहाँ पर। तो वहां पर षष्ठी स्थान होगी परिभाषा, मैंने क्या बोलते हैं, अलोन्त्य से परिभाषा उपस्थिति, मन की परिभाषा की उपस्थिति हो जाती है, मतलब अलोन्त्य से परिभाषा उपस्थित हो जाती है यहाँ पर। और वो फिर परिभाषा कहती है कि अलोन्त्य के स्थान, षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो भी आदेश होगा वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अंतस्य अलह, ये अलोन्त्य से अंतस अलह ये पद उपस्थित हो जाता है। तो अब पूरा अर्थ हो जाएगा, अंतस अलह आकर के जैसे इका उपस्थित हुआ वैसे अंतस अलह भी उपस्थित हो गया। और फिर अर्थ हो गया कि परस्मै पद परेषु सिचि परतः इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि ही स्यात्, वृद्धि ही भवति। अब पूरा अर्थ हो गया। समझ में आया जी? सभी को समझ में आ गया? क्या अर्थ हुआ ये? क्या आप लोगों ने समझा? क्या बनेगा अर्थ? परस्मै पद परेषु या परस्मै पद पदेषु परेषु या परस्मै पद पदेषु परेषु सिचि परतः इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने वृद्धि भवति। ये पूरा बन गया। समझ गए भाई जी? समझ में आ गया? समझ गए भाई जी, आप समझे? हेलो भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ऐसा लग रहा है म्यूट कर दिए हुए हैं, वो लग रहा है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? म्यूट कर दिए थे?
पर ऑन नहीं चलता। तेल में लगाए हुए तो आवाज आ रहा था आपका, और हम लोग स्पीकर ऑन नहीं किए थे, इसलिए सबसे आवाज नहीं जा रहा। अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि परस्मई पद परेशु सिचि परतः इगंतस अंगस अंतस स्थाने वृद्धि भवती, ये पूर्ण कंप्लीट अर्थ हो गया। ये समझ में आ गया कि कैसे अर्थ बना? अब इसको घटाइए इसमें, तो यहाँ पर शीत जो है स ईत जो है परस्मई पद परक सिच परे है, और इगंत अंग है अची, उसका अंतिम अल है ई, व ई है, उसके स्थान पर वृद्धि हो गई। वृद्धि क्या है? वृद्धि रादेच। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि रादेच। तद्भावित अतद्भावित आदेश वृद्धि भवती। तद्भावित और तद्भावित जो आयु है उसका नाम वृद्धि है, तो यहाँ पर तद्भावित है। तो इस आ आई औ स्थानांतरतम, इसमें से कौन सा होता है स्थानांतरतम? प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्। तो यहाँ पर प्रसंग होने पर स्थानीय प्राप्यमाना नाम जो है, प्राप्यमान जो है आदेश, वह अत्यंत सदृश आदेश होगा। तो ई के स्थान पर अत्यंत सदृश जो है, ई का स्थान तालु है, इचुसा तालव्या, और एदे तो हाँ बोलिए। ये जो लिखा है कि इगंतस्य अंतस्य अलग स्थान है, इगंतस्य अंतस्य अलह स्थान है, इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थान है। ये हम कह रहे थे इगंतस्य में तो इक अंतस्य लिखा ही हुआ है। इगंतस्य का तो यही मतलब हुआ ना, इक अंतस्य। हाँ, तो इगंत का मतलब क्या है बताइए? इक का मतलब हो गया ई ऊ री ली। हाँ, जिससे अंतिम ई ऊ री ली। नहीं, सो अर्थ नहीं है। इगंत का मतलब है कि एक अंतिम अवयव है जिसके बहुब्री समास है, वहां पर बहुब्री समास है। इगंत माने एक अंतिम अवयव है जिसके, एक अंतिम अवयव है जिसके। हाँ, तो अंतिम अवयव तो जिस अंतिम अवयव एक है, तो अंग का अंग है यहाँ ये क्या कहते हैं अची। हाँ, तो अची अंग का अंतिम अवयव तो ई है ही। तो फिर ऐसा थोड़ा है। इगंत अंग, अंग को देखिए ना, अंग एक अंतिम अवयव है जिसके, किसके अंतिम अवयव है? एक अंग के अंतिम अवयव है ना जी। तो अची है ना इगंत, अच्छी हो गया इगंत। हाँ, तो इगंत अंग के स्थान पर तो इगंत अंग तो अची पूरे हुआ, पूरे के सामने वृद्धि आदेश होने लग गया। अंतिम होता है, इसलिए अलुंत्य परिभाषा उपस्थित हुई ना। इगंतस्य अंगस्य, इगंत विशेषण है अंग का, तो एक अंतिम अवयव है जिसके, तो अंग का अंतिम अवयव है ची का ई, अची का अंतिम अवयव है ई। समझ गए। तो यहाँ पर ई जो है इचु तालव्या, और इधर में आ का है अकुबिसनिया कंठ्या, ऐ का है एदे तो कंठ तालव्यो, ओ का है ओदौ तो कंठ्योस्थ्यो। तो यहाँ पर कंठ 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 सब में है, परंतु तालव्य है, ई का स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर जो है ऐ हो गया, तो अचई बन गया, अचई शीत बन गया, अचई स ईत बन गया। अब इसमें जो है स को मूर्धन्य स होगा, तो वो अचई शीत बन जाएगा। हम सोचे थे कि आज हो जाएगा, नहीं हो पाया। दो ही सूत्र सिचि वृद्धि परस्मय पदेश और ये इको वृद्धि, दो ही परिभाषा समझा पाया, दो सूत्र का अर्थ समझा पाया। एक और रह गया आदेश प्रत्ययो हो, स को स करने का, तो वो आज नहीं हो पाया, तो अब दूसरे दिन करेंगे। और कल जो है बृहस्पतिवार है, यहाँ पर जो है कल क्रिसमस है ना जी। कल हाँ, तो कल जी है सर। तो कल क्रिसमस है, तो कल जो है रहने दीजिए, कल नहीं पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है सर। कल नहीं पाठ पढ़ाएंगे,
परंतु ध्यान यही रखना है कि आप लोग हर व्यक्ति मस्तिष्क में यही रखिए, कल भी मैं बोला था, फिर मैं आज बोल रहा हूँ कि हर व्यक्ति को मस्तिष्क में यही रखना है कि पाठ कम से कम बंद हो, क्योंकि हम अभी जो पाठ पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अमेरिकन स्टाइल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अमेरिकन स्टाइल का मतलब ये हुआ कि जब समय मिल गया तो चलो थोड़ा पढ़ लिया, मतलब जो है कि इस तरीके से ये समझ लीजिए आप लोग कि हर काम को करते हुए गुरुकुल में जैसे व्यक्ति अपने से भोजन भी बनाता है, गुरुकुल में अपने से कपड़ा भी धोता है, गुरुकुल में जो है कुदाली भी चलाता है, खेती भी करता है, सब कुछ करते हुए फिर पढ़ाई करता है। तो ऐसे ही अपने आप को समझना है कि आप सभी व्यक्ति भले ही दूर में हैं, परंतु आप सभी हमारे से के साथ संबंध होने के कारण आप गुरुकुल में हैं। आप जो है यहाँ पर हैं, आप वैदिक टेम्पल से जुड़े हुए हैं, वैदिक टेम्पल में हैं, या आप जो है मधुबनी के गुरुकुल में हैं। और उसी रूप में हर काम को आपको अपना ड्यूटी भी करना है, अपने बच्चे को पढ़ाना, मतलब उसका भी ध्यान रखना है, और ये करके और हर कार्य को करते हुए इसको भी करना है। तो ऐसा मन में सोच करके और फिर जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या है कि समय भी निकलेगा और मस्तिष्क में रहेगा कि ये बस रखिए कि मुझे विद्वान बनना है, मुझे अभी तक तो महाभाष्य तक का जो है लक्ष्य रखिए कि मुझे महाभाष्य तक पढ़ना है। यदि विद्वान बनना है तो, यदि अपने अंदर में विद्वत्ता लाना है तो, वैसे केवल बहुश्रुत बनना है कि बस वैसे विश्रुत बनना है। विश्रुत मतलब है कि केवल बस विविधम माने यह श्रृणोति विविध प्रकार के ज्ञान को जो सुनने वाला बनना है तो विश्रुत हो गया, वो बहुश्रुत हो गया। परंतु वास्तव में यदि विद्वान बनना है तो इसके लिए तो आपको मस्तिष्क में रखना ही पड़ेगा कि और कुछ पढ़े या न पढ़े, परंतु कम से कम यदि महाभाष्य तक तो पढ़ ही ले। जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते समय उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में होता है, मेरे भी जीवन में हुआ। प्रथमा वृत्ति मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं जो है पढ़ना छोड़ दिया। बीच में मैं जो है बिजनेस करने के लिए जो है मेरे मस्तिष्क में आगे कि मुझे पैसा कमाना है, और मैं जो है कलकत्ता में जो है बिजनेस करने लग गया। लगभग 2 साल बिजनेस किया, परंतु मेरे भाई की कृपा हुई कि वो हमारे ऑफिस में जा करके वहाँ पर रोते थे कि आप ब्राह्मण बन करके आप जो है वैश्य बन गए, आप जो है ऐसे करके, और करते 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 उनके फिर आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से फिर मैंने उस बिजनेस को बंद किया। फिर मैं जो है पढ़ना शुरू किया। फिर जो है मैं कलकत्ता से निकला, प्रथमा वृत्ति पढ़ने के बाद ऐसी स्थिति हुई थी। फिर मैं निकला, सोनीपत आया, फिर विष्णुदेव जी के पास पढ़ा, फिर जो है हरिद्वार गया, फिर ऐसे ऐसे हर जगह घूम करके पढ़ा। और फिर मुझे मस्तिष्क में ये हो गया कि भाई यदि मुझे और जगह तो चल जाएगा, परंतु विशेष रूप से यदि मुझे आर्य समाज में रह करके यदि काम करना है, मैं विद्वान किस रूप में बनाओ बता रहा हूँ आपको। मैं समझा कि यदि पौराणिक में यदि करूंगा तो पौराणिक में तो पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करने का मेरा तो उद्देश्य था ही नहीं, रुचि भी नहीं थी उसमें। यदि मुझे आर्य समाज में यदि काम करना है, आर्य समाज में यदि समझना है कि भाई ये इस तरीके से इनके साथ, तो आर्य समाज तो एक ऐसी संस्था है, बुद्धिजीवियों की संस्था है। ये आर्य समाज एक विद्वान की संस्था है। यहाँ पर यदि आप विद्वान हैं तो आपकी पूछ है, आपका सम्मान है, और विद्वान नहीं है तो सामान्य रूप से है, वह जैसे सामान्य रूप से होता है। ये मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि मुझे तो और कुछ करना हो या न हो, मुझे तो कम से कम महाभाष्य तक पढ़ना ही है। और उसके लिए मैंने एड़ी से चोटी लगा दिया। उसके बाद तो फिर निरुक्त पढ़ा और भी चीज पढ़ा, दर्शन इत्यादि जो कुछ भी है। दर्शन तो पहले भी पढ़ लिया हुआ था, योग दर्शन इत्यादि। तो इस तरीके से आप अपने मस्तिष्क को बनाएंगे, और ये कि भाई मुझे ये करना है। ये ऐसी विद्या है कि ये इस इहलोक को भी सुधारेगा और परलोक को भी सुधारेगा। ये केवल इहलोक में ही काम नहीं देगा, परलोक में भी काम देगा।
तो ये मन में भावना करके, और ये भगवान की भाषा को मैं पढ़ रहा हूँ और भगवान की भाषा को पढ़ करके मैं भगवान की भाषा को प्रचार करूंगा, ऐसे मन में जब भावना रहेगी तो फिर जो है उस तरीके से पढ़ाई होगी और फिर जो है छुट्टी इत्यादि भी कम हम मतलब ले पाएंगे, कम ये कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और विशेष रूप से तो वैसे मैं ध्यान रखूंगा ही, यदि कोई इस प्रकार की विशेष बात हो गई तो हम उसके लिए छुट्टी करेंगे ही। तो चलिए, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? और सभी को समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा, इस शीत तक हमने बना दिया, परंतु अच्छा शीत नहीं बना पाया हूँ। शीत बना दिया, शीत नहीं बना पाया हूँ। तो जो शीत जो श जो है, अब तो फिर अगला पाठ जो होगा मतलब यहाँ का रविवार, संडे, इंडिया का मंडे, उसी में। हाँ जी, हाँ, दंत स को मूर्धन्य स करना है। वो करने वाला आदेश प्रत्ययोः है। इसको आप लोग देखिएगा, इस सूत्र को 8359 नंबर सूत्र है कि आपको समझ में आता कि नहीं आता। वैसे तो आपको अर्थ जो लिखा होगा उसके आधार पर समझ में आ ही जाएगा, परंतु कैसे अर्थ बना ये आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एक खोल करके नट बोल्टू को, जैसे कोई गाड़ी खोलता है और रिंच इत्यादि से, वैसे खोल करके मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि इसका ऐसे अर्थ बना। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको करने का कैसे अर्थ बना, नहीं तो हम तो फिर बताएंगे। तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।